एपिसोड नंबर 39 की स्टार्टिंग होती है और रोइंकिंग उस व्यक्ति से कह रहा होता है, मैंने तुमको जिस चीज की जांच करने के लिए कहा था तो उसका क्या हुआ? तुम्हारी वाइफ के डैड पर नकली पेंटिंग को ऊंचे दाम पर बेचने का शक है। ये सुन रोइंकिंग हैरानी से कहता है, क्या वो डाउन पेंटिंग है? तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ वो डाउन पेंटिंग है, और जब पुलिस इसकी जांच कर रही थी तो तुम्हारी वाइफ के डैड ने जोर देकर कहा कि वो ये बात नहीं जानते थे कि ये पेंटिंग नकली है, और इसके अलावा जो तुम्हारी मॉम की पेंटिंग बनाई गई है उसको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और उस डाउन पेंटिंग की भी नकली पेंटिंग बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ऐसी पेंटिंग को सिर्फ वही बना सकता है जो कि पेंटिंग बनाने में एक्सपर्ट हो। और फिर रोइंकिंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ऐसी पेंटिंग बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है, और आखिरकार वो कौन हो सकता है जिसने उस डाउन पेंटिंग की हूबहू कॉपी बनाई होंगी। और फिर तभी रोइंकिंग को पुरानी बातें याद आती है, जहाँ उस नीलामी में जेफ्यू ने रोइंकिंग से कहा था ये पेंटिंग नकली है और असली पेंटिंग तुम्हारे घर में सुरक्षित रखी गई है, और शायद इसीलिए उस दौरान उसको ये बात पता थी कि वो पेंटिंग नकली है, और उसने ही डाउन पेंटिंग की नकली कॉपी बनाने के लिए लियान बनने का नाटक किया। उसकी ये बातें सुनते ही वो व्यक्ति चौंकते हुए कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पुलिस जिसे ढूंढ रही है वो तुम्हारी वाइफ है? तब रोइंकिंग कहता है, हाँ, और मुझे इस मामले को सुलझाने का अब कोई तरीका ढूंढना होगा। और फिर सीन शिफ्ट तरफ शाई को देखते हैं, जो कि जेफ्यू से कह रहा होता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता है कि लियान कहाँ है? जेफ्यू कहती है, क्योंकि तुम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, और यहाँ तक कि उसके मॉम डैड भी मुझ में और लियान में फर्क नहीं बता सकते, लेकिन तुम बता सकते हो। और इसके अलावा जब मैं वहाँ पर पहुँची तो तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि तुम ये बात जानते थे कि वो अपनी शादी के दिन वहाँ पर नहीं आई थी। उसकी ये बातें सुन शाई कहता है, सच में तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा शार्प है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ये बात नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है। और फिर जेफ्यू खड़ी होती हुई कहती है, अच्छा तो ये बात है, ठीक है, तो मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया। और ये कहकर जेफ्यू वहाँ से जाने लगती है। तभी शाय उससे कहता है, अगर तुमको इसमें परेशानी हो रही है तो तुमने रोइंकिंग से मदद क्यों नहीं मांगी? अगर वो चाहे तो अपने संसाधनों से वो तुम्हारी इसमें मदद कर सकता है। जेफ्यू कहती है, नहीं, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, और मैं उसको इसमें शामिल कर परेशान नहीं करना चाहती। और फिर जेफ्यू वहाँ से आगे बढ़मन में कहने लगती है, जिस व्यक्ति को रोइंकिंग के जीवन में उसके साथ रहना चाहिए वो लियान है, और इसके अलावा मैं उसे अपनी परेशानियों में उलझने नहीं दे सकती। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसे इस बारे में पता चल जाए कि जो मैंने उसकी पत्नी बनने का नाटक किया है उसका असली कारण डाउन पेंटिंग है। मुझे इस बात का डर है, अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। और फिर सीन शिफ्ट होकर रोइंकिंग हमें गेट के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मन में कह रहा होता है, मुझे तो उस पर गुस्सा होना चाहिए क्योंकि उसने मुझे अंधेरे में रखा, लेकिन मैंने उसके लिए केक क्यों खरीदा? चलो छोड़ो भी, इसे भूल जाता हूँ। और फिर वो अंदर जाकर टेबल पर बॉक्स रखता है, और उस बॉक्स को देख जेफ्यू हैरानी से कहती है, ये क्या है? वहीं रोइंकिंग गुस्से से मुंह फुलाकर वहाँ से जाने लगता है, और उसे इस तरह जाता देख जेफ्यू हैरानी से कहती है, वो इस समय गुस्से में है। और रोइंकिंग को वहाँ से जाता देख जेफ्यू स्माइल करते हुए मन में कहने लगती है, उसका काम हमेशा की तरह क्लियर है, और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, और वो जब भी इस तरह की चीजें करता है तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। और फिर जेफ्यू बॉक्स ओपन करती है, और उस बॉक्स के अंदर कपकेक्स होते हैं, और उसे देख वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, कहती है, उसने मेरे पसंदीदा कपकेक्स लाए हैं, सच में वो बहुत ही ज्यादा विचारशील है। और फिर तभी जेफ्यू की नजर एक मैगजीन पे पड़ती है, और उसे देख वो कहने लगती है, अब मुझे इस कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा, और मेरे ख्याल से सबसे असरदार तरीका मुझे इसी मैगजीन में मिलेगा। और फिर वो उस मैगजीन को देखती है और ब्लश करती हुए कहती है, क्या मुझे इस तरह के कपड़े पहनने होंगे? तभी कोई गेट नॉक करते हुए कहता है, यंग लेडी, और वहीं उसकी आवाज सुनते ही जेफ्यू के हाथ से वो मैगजीन गिर जाती है। और फिर वो जाकर गेट ओपन करती है और कहती है, क्या हुआ? क्यामिंग कहता है, यंग मास्टर चाहते हैं कि मैं ये पेंटिंग आपको दूं, तय मैम मैं इस पेंटिंग को यहाँ रख रहा हूँ। और ये कहकर क्यामिंग वहाँ से चला जाता है, और फिर जेफ्यू उस पेंटिंग के पास जाती हुए कहती है, अब वो मेरे लिए 1000 पीस वाली पेंटिंग लाया है। और फिर वो उस पेंटिंग पे से कपड़े को हटाती है, और उस पेंटिंग को देख कहती है, ये पेंटिंग तो अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि रोइंकिंग इतना नाराज क्यों था। अब मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे क्या करना है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट दिखाया जाता है, जहाँ रोइंकिंग सोकर उठ जाता है, और अपने बाजू में जेफ्यू को ना पाकर वो हैरानी से मन में कहता है, वो पागल लड़की कहाँ है? और जेफ्यू को हम विंडो पर देखते हैं, और उसे इस तरह विंडो पर देख रोइंकिंग कहने लगता है, तुम पागल लड़की क्या कर रही हो?
तब जेफ्यू ब्लश कर पैनिक होती हुई कहती है, मैं तुमको दिखाना चाहती हूँ कि उस वक्त जब पेंटिंग बन रही थी तो उस वक्त मेरा पोज कैसा था और क्या इसी वजह से तुम मुझसे गुस्सा नहीं थे। फिर रुइंकिंग कहता है तुम यहाँ पर आओ। तब जेफ्यू उसके पास आती हुई कहती है हाँ ठीक है, और फिर वो आकर बेड पर लेट जाती है। रुइंकिंग को उसके ठंडे पैर लगते हैं और फिर वो गुस्से से चिल्लाती हुई उससे कहता है तुम्हारे ठंडे पैर हो चुके हैं, तुम क्या सोच रही थी। फिर जेफ्यू हैरानी से कहती है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। तब रुइंकिंग हैरानी से कहता है क्या मैं गुस्सा हूँ, और वहीं जेफ्यू को उसे ऐसा कहता देख हैरान हो जाती है और फिर वो उसकी कॉलर पकड़ती हुई कहती है हे क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, अगर तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो तो फिर तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो। और उसे ये सब करता देख रुइंकिंग मनी मन हंसने लगता है और फिर वो उससे कहता है तो तुम मुझे बताओ कि मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए। इस पर जेफ्यू से कुछ नहीं कह पाती और फिर रुइंकिंग आगे उससे कहता है कि बस तुम ये सब बातें अब भूल जाओ, मैं तुम्हें इस बारे में और नहीं पूछूंगा। हाँ लेकिन एक और बात, इस ठंड के दिनों में तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने की परमिशन नहीं है। तब जेफ्यू उससे कहती है हाँ ठीक है, और फिर वो मन में कहने लगती है तो क्या उसके कहने का मतलब ये है कि अब वो मुझसे गुस्सा नहीं है। और जेफ्यू रुइंकिंग से कह रही होती है मेरे इस तरह के कपड़े पहनने की वजह ये है क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो और इसलिए मैंने तुमको मनाने के लिए इस तरह के कपड़े पहने हैं। तब रुइंकिंग कहता है बस इतना ही, और फिर वो जेफ्यू को बेड पर गिरा देता है और उससे कहता है जेफ्यू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम हमेशा ही मुझे मना सकती हो। ये सुन जेफ्यू ब्लश करती हुई कहती है हाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता में जेफ्यू फाउंडेशन ऑफिस में दिखाई जाती है जहाँ पर वो एक कार्ड को देख रही होती है और उस कार्ड में लिखा हुआ होता है एक लॉयर का नाम जिसका नाम है लॉयर हांग। और फिर हमें 3 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है जहां लॉयर हांग के ऑफिस में, और इस लॉयर हांग को जेफ्यू ने अपने डैड को बचाने के लिए हायर किया है। और वहीं जेफ्यू भी आई हुई होती है और वो उस लॉयर से कह रही होती है लॉयर हांग मेरे डैड कैसे है, वो ठीक तो है ना। तब लॉयर हांग कहता है हाँ आपके डैड की हालत और स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है क्या वो सहयोग नहीं कर रहे, आपके कहने का मतलब क्या है। फिर लॉयर हांग आगे कहता है मैंने उनसे जाकर कुछ सवाल पूछे और उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया है, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उस पेंटिंग को उन्होंने कैसे हैंडल किया। लेकिन उन्होंने ये बात बताने से साफ इनकार कर दिया कि उस पेंटिंग को किसने और कैसे बनाया। लॉयर की ये बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है डैड मेरी रक्षा कर रहे हैं और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं इसमें शामिल हूँ। और फिर वहाँ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर लॉयर आगे कहता है मैं उनकी बेगुनाही साबित करूँ उससे पहले मुझे ये बात जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आखिरकार मेरे क्लाइंट ने किया क्या है। और फिर जेफ्यू आगे कहती है ठीक है लॉयर हांग मैं ऐसा कुछ रास्ता ढूंढती हूँ जिससे वो तुम्हारे साथ सहयोग करे। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जेफ्यू कह रही होती है बदबूदार ओल्ड मैन तुम तो बहुत ही ज्यादा सख्त और पत्थर दिली हुआ करते थे, लेकिन तुम अचानक ही अच्छे पिता होने का नाटक क्यों कर रहे हो। अब मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे इस केस से बचाना चाहते हैं और मैं आपको बचाना चाहती हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, आपने सच में मुझे कंफ्यूज कर दिया है। और ये सब कहते हुए वो रोने लगती है। तभी कोई गेट नॉक करते हुए कहता है मिस यान क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। और फिर जेफ्यू अपने आंसू पोंछती हुई कहती है हाँ अंदर आ जाओ। और फिर एक लड़की एंटर होने लगती है और इसका नाम वांग चियाओ है और ये फाउंडेशन के अंदर जेफ्यू की करीबी दोस्त है। और फिर वांग चियाओ जेफ्यू को डॉक्यूमेंट देती हुए कहती है मिस हान ये लीजिए, ये अगले हफ्ते की जिन अनाथालय को हमें दान देना है उनकी लिस्ट है। भी जेफ्यू नोटिस करती है और हैरानी से कहती है क्या हुआ, तुमको आखिरकार इतना पसीना क्यों आ रहा है। तब वांग चियाओ कहती है झेंग यूजी बहुत सारे बक्सों को नीचे ले जा रहा था और फिर उसने मुझसे मदद मांगी क्योंकि पर्याप्त एम्प्लॉयज नहीं है। इसकी सब बातें सुनते ही जेफ्यू मन में कहने लगती है कंपनी ने हाल ही में कुछ भी नहीं खरीदा है तो आखिरकार वो क्या ले जा रहा है, कहीं वो कंपनी की संपत्ति चुरा तो नहीं रहा। और जेफ्यू अपना जैकेट उठाते हुए वांग चियाओ से कह रही होती है मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। और फिर जेफ्यू वहाँ पर पहुँच जाती है और चिल्लाती हुई कहती है ये बॉक्स में क्या है, ये कंपनी की प्रॉपर्टी है तो तुम्हें इसे ले जाने के लिए किसने ऑर्डर दिया। तब वो कहता है बदबूदार लड़की तुम अपने काम से काम रखो, मैं कोई भी सज्जन व्यक्ति नहीं हूँ। उसकी ये बातें सुन जेफ्यू स्माइल करती हुई कहती है अच्छा तो क्या ऐसी बात है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ कियामिंग भागते हुए रुइंकिंग के पास पहुँचता है और चिल्लाते हुए कहता है बॉस, उसे अंदर
आता देख रोइंकिंग उससे कहने लगता है, क्या ये बात इतनी ज्यादा जरूरी है जो तुम अंदर आ गए, और क्या तुम ये देख नहीं सकते कि मैं अभी मीटिंग में हूँ। और फिर क्या मिंग आके रोइंकिंग से धीरे से कहता है, और पुलिस स्टेशन से कॉल आया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने मालकिन को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुन रोइंकिंग चौंकते हुए कहता है, क्या? और फिर वो सभी एम्प्लॉय से कहता है, सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। और फिर वो क्या मिंग से कहता है, ये सब चल क्या रहा है? तब क्या मिंग कहता है, जिसने कॉल किया था वो बहुत ही ज्यादा हकला रहा था, तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि उसने क्या कहा। और शायद ऐसा कुछ हुआ है कि मालकिन ने किसी को पीटा है और फिर वहाँ पर पुलिस आ गई। फिर रोइंकिंग कहता है, क्या वो ठीक है? तब क्या मिंग कहता है, मुझे नहीं पता। और फिर रोइंकिंग तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, उसके पास किस तरह के लोग हैं, सच में वो किसी काम के नहीं हैं। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ जेफी उस ऑफिसर से कह रही होती है, हाँ मैंने उसे मारा क्योंकि वो मेरा सामान चुरा रहा था और मैं भी उस पर केस करना चाहती हूँ। फिर वो ऑफिसर कहता है, मिस आप इतनी ज्यादा उत्तेजित ना हो, हम मामले की जाँच कर रहे हैं। फिर जेफी तेज आवाज में कहती है, तो और तभी वहाँ रोइंकिंग आते हुए कहता है, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? तुम पुलिस ऑफिसर से इतनी तेज आवाज में कैसे बात कर सकती हो? और जेफी हैरानी से उसे देख कहने लगती है, रोइंकिंग तुम? और फिर वो ब्लश कर घबराती हुई कहती है, मुझे माफ करिएगा ऑफिसर। तब वो ऑफिसर कहता है, कोई बात नहीं। और फिर ऑफिसर खड़े होते हुए कहता है, अब ये लगभग पूरा हो चुका है और आप दोनों यहाँ से वापस जा सकते हैं, और अब मैं दूसरे साइड की बात सुनने जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और रोइंकिंग जेफी को कोट पहनाते हुए कहता है, जेफी अब तुम इतनी ज्यादा स्किलफुल हो चुकी हो कि तुम खुद ही अपनी लड़ाई लड़ सकती हो। तब जेफी कहती है, वो मुझे मारना चाहता था इसलिए मैंने शुरुआत की। और फिर रोइंकिंग हैरानी से कहता है, तुम्हारा शॉल कहाँ है? और जब तुम बाहर आ रही हो तो इतने कम कपड़े तुम कैसे पहन सकती हो? और वहीं बाहर साइड बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हो रही है। फिर जेफी कहती है, मैंने उस शॉल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उसे खो दिया। और फिर रोइंकिंग कहता है, देखो तुमने अपने हाथों को घायल कर लिया है, आखिरकार तुम एक कलाकार हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तब जेफ्यू कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्या तुमने उसे नहीं देखा जिसे मैंने मारा? पुलिस उसकी चोटों पर पट्टियां बांध रही थी। फिर रोइंकिंग कहता है, हाँ ठीक है, तुम बहुत ही ज्यादा महान हो, और अब चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे घावों पर पट्टी बांध दूंगा, चलो। और वो दोनों ही घर पहुंच जाते हैं और वहाँ जेफ्यू कह रही होती है, वो ली यूजी फाउंडेशन की संपत्ति चुराने की हिम्मत कर रहा है, और अब ये केस ओपन हो चुका है, ख्याल से पक्का इसके पीछे उसका कोई रीजन होगा। रोइंकिंग कहता है, क्या बस इतनी सी बात, और इस बात पर तुम दोनों लड़ रहे थे? और फिर रोइंकिंग उसके जख्मों पर मलम लगाता है। तभी जेफ्यू अपना तेजी से हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, रोइंकिंग क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? और फिर तभी रोइंकिंग उसे गले लगाते हुए कहता है, इस दर्द को तुम याद रखना और अगली बार तुम खुद पर कुछ भी आज मत आने देना। और वहीं उसकी बातें सुन जेफ्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे कहती है, तुमने किस मेन लीड के नाटक के बारे में कहा? और वहीं रोइंकिंग उसे रोता देख मन में कहने लगता है, ये तो बस एक मामूली सी चोट है और इस पर रोना काफी नहीं है। मैं ये बात जानता हूँ पागल लड़की, तुमको अपने डैड की चिंता हो रही है, लेकिन तुमने इस बारे में मुझे एक बार भी नहीं बताया, और इसी कारण जेफ्यू मैं तुमको सांत्वना भी नहीं दे सकता, और इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे हाथों पर तेज दवा लगाई ताकि तुम रो सको और अपने दुख को बाहर ला सको। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर जेफ्यू फाउंडेशन में काम कर रही एक लड़की से कह रही होती है, ये लो, ये लिस्ट में जिन जिन का नाम है उन सभी को इन्फॉर्म कर दो कि अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने गफला किया है उन्हें भी नौकरी से निकाल दो और सजा के रूप में उन पर जुर्माना लगाओ। और फिर वो एम्प्लॉय कहती है, अचानक ये सब, और मैं इन सभी को एक साथ इन्फॉर्म नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है, क्या अचानक? ऐसा लगता है कि मुझे तुमको भी इस लिस्ट में शामिल करना होगा। अब वो एम्प्लॉय कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तुरंत जाकर सभी को इन्फॉर्म करती हूँ। और फिर जेफ्यू कहने लगती है, ऐसा लगता है कि पिछली बार की लड़ाई फायदेमंद थी और अब कंपनी के सभी लोग मेरी बात मानने लगे हैं, और अब बस मुझे रोइंकिंग की सौतेली माँ के जो लोग यहाँ पर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, मुझे उन सभी को इस कंपनी से जल्द साफ करना होगा।
और मेरे ख्याल से आज रात वो जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगी। और फिर वो मन में कहने लगती है, और रोइंकिंग ने मुझे इस फाउंडेशन में इसलिए शामिल किया ताकि मैं उसकी मॉम और उसके मॉम के लोगों से निपट सकूं। और फिर तभी कोई गेट नॉक करने लगता है। तब जेफ्यू कहती है अंदर आ जाओ। और फिर एक लड़की अंदर आती है और उससे कहती है, मिस यान, हम आपके लिए नए प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं जो कि इस महीने आ जाएंगे। उसकी ये बातें सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है, क्या? और फिर वो लड़की आगे प्रोडक्ट्स दिखाती हुई कहती है, देखिए मैम, इन प्रोडक्ट्स पे एक नजर डालिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए तो आप इन्हें वापस कर सकती है। और वहीं यान उन प्रोडक्ट्स को देख हैरानी से मन में कहने लगती है, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? और ये तो ज्वेलरीज है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और जेफी उस लड़की से कहती है, मुझे माफ करना लेकिन मुझे इन ज्वेलरीज की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन्हें वापस ले जाओ। और फिर वो लड़की कहती है, क्या मिस्टर रोइंकिंग ने आपसे बात नहीं की? मिस्टर रोइंकिंग ने ये ज्वेलरीज खरीदी है और उन्होंने कहा कि अगर ये ज्वेलरीज आपको पसंद नहीं आई तो वो इन ज्वेलरीज को वापस कर देंगे। जेफ्यू कहती है, रुको, क्या? तब वो लड़की कहती है, मिस्टर रोइंकिंग ने कहा है कि हमारे स्टोर की जितनी भी ज्वेलरीज है उनमें से आपको जो जो ज्वेलरीज पसंद आएंगी उनको ही डेवलप किया जाएगा। फिर जेफ्यू कहती है, क्या वो पागल हो चुका है? और फिर वो मन में कहने लगती है, वो ये सब चीजों पर पैसे खर्च करने के बजाय वो मुझे डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं दे देता? फिर वो आगे कहती, उसकी और मेरी चॉइस अलग अलग है, लेकिन ये बालियां इतनी भी बेकार नहीं है, तुम इन्हें रहने दो और बाकी चीजें तुम अपने साथ ले जाओ। वो लड़की कहती है, हाँ ठीक है, आपका शुक्रिया मिस लियान। फिर सीन शिफ्ट होता है, वहीं दूसरी तरफ रोइंकिंग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। फिर क्यामिंग फोन रोइंकिंग को देते हुए कहता है, सर, मालकिन का फोन है। फिर रोइंकिंग कॉल उठाता है और कहता है, हेलो। फिर जेफी चिल्लाते हुए कहती है, तुमने क्या सोचकर इतनी सारी ज्वेलरीज खरीदी? तब रोइंकिंग कहता है, मैं ये नहीं चाहता था कि जो तुम्हारे पास ना हो वो दूसरों के पास हो। मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई ज्वेलरीज पसंद आए और वो तुम्हारे पास ना हो। जेफी चिल्लाती हुई कहती है, सच में तुमने अपना दिमाग खो दिया है, बाय। फिर फोन कट हो जाता है और वहीं क्यामिंग मनी मन हंसने लगता है और उसे इस तरह देख रोइंकिंग उससे कहता है, क्या तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा है? अब क्यामिंग कहता है, नहीं, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है और मुझे लगता है कि अभी भी आप अच्छे मूड में हो। रोइंकिंग कहता है, हाँ मैं अच्छे मूड में हूँ। और फिर वो मन में कहने लगता है, और शायद इसीलिए मैंने उस पागल लड़की की सारी बातें सुनी। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जेफी आंटी कुई से कह रही होती है, आखिरकार ये डिश बन ही गई और ये लीजिए आंटी कुई, इसे बाहर ले जाइए। आंटी कुई कहती है, हाँ ठीक है। और फिर आंटी कुई सारा खाना ले जाकर डिनर टेबल पर रखती है और कहती है, ओल्ड मास्टर और मैडम, आज मास्टर की किस्मत बहुत ही अच्छी है, आज रात का सारा खाना मालकिन ने बनाया है। रोइंकिंग कहता है, आंटी कुई, मेरे ख्याल से सब्जी को आपने ही बनाया होगा, उसने तो बस पकाया होगा। उसकी बातें सुन जेफ्यू कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने इसे बनाया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है तो मैं एक बिच हूँ। अभी रोइंकिंग उसके गालों पर किस करता है और उससे कहता है, ठीक है। और वहीं रोइंकिंग के डैड ये सब देखते हुए हंसते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। रोइंकिंग की मॉम कहती है, उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हाल ही में लियान ने ऐसे कुछ काम किए हैं जिससे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और रोइंकिंग की सौतेली माँ कह रही होती है, नहीं, क्या तुम ये बात जानते हो कि लियान ने कल पब्लिक में सबके सामने लड़ाई की और इसी के साथ साथ फाउंडेशन के जो ओल्ड एम्प्लॉयज थे उनमें से एक ग्रुप को उसने नौकरी से निकाल दिया और इसी के साथ साथ उन लोगों को उसने डबल वेजेस भी नहीं दिए। क्या वो हमारे रोंग परिवार को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है या फिर वो मेरा गुस्सा वाला चेहरा देखने की कोशिश कर रही है? और वहीं लियान उसकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी उसने शुरुआत कर दी है। फिर जेफी उनसे कहती है, मॉम, पुलिस ने पहले ही ये बात कह दी है कि झांग यूजी हमारी प्रॉपर्टीज बेच रहा था, तो क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि इस तरह के लोगों को मुझे इस कंपनी में रखना चाहिए? तभी मॉम चिल्लाती हुई कहती है, तुम ये नाटक करना बंद करो। तभी मॉम चिल्लाती हुई कहती है, तुम ये अपना नाटक करना बंद करो। तभी जेफ्यू अपने पैर को पिंच करती है और वो रोती हुई कहती है, मैं ये बात जानती हूँ कि मॉम के कुछ लोगों को नौकरी से निकालना गलत था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि मुझे देख रहे थे, तो मुझे क्या करना चाहिए था? और ये सब जो कुछ भी मैंने किया उस वजह से मैं मॉम से माफी मांगना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये सारा खाना खुद बनाया। जब तुमने उन लोगों को नौकरी से निकाला तो तब तुम्हारा इस तरह का रिएक्शन बिल्कुल नहीं था, तुम तब बहुत ही ज्यादा दबंग थी और अब तुम रोने का नाटक कर रही
रही हो। फिर रुइंकिंग के डैड चिल्लाते हुए कहते बस बहुत हो गया, पहले तो ये इतना अच्छा खाना और अब ये तुम्हारी बकवास। और फिर रुइंकिंग की मॉम कहती है हनी तुम मुझसे किस बात पर नाराज हो, और अगर अभी मैंने ये बात सामने नहीं रखी कि वो इस वक्त गलत थे तो फ्यूचर में वो घर की मालकिन बन सकती है, और हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हारा बेटा भी उसे मॉम कह सकता है। और वहीं जेफ्यू जोर जोर से रोते हुए कहने लगती है मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था मॉम। और फिर वो तिरछी नजरों से रुइंकिंग को देखने लगती है, और वहीं रुइंकिंग उसके पैरों को देख रहा होता है, और उसे इस तरह देखता देख वो मन में कहने लगती है आखिरकार ये व्यक्ति इतने इम्पोर्टेंट समय पर कहाँ देख रहा है। और फिर जेफ्यू आगे कहती है डैड प्लीज मॉम को दोष ना दे, ये सब मेरी गलती है और मैं उनसे माफी चाहती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। और फिर रुइंकिंग भी खड़े होते हुए कहता है मेरा खाना हो गया। फिर तभी रुइंकिंग के डैड गुस्से से कहते देखो तुमने क्या कहा, और इस तमाशे को खड़े करने के बाद तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगी है ना, अगली बार से फाउंडेशन की सारी जिम्मेदारी तुम लियान पे छोड़ दो, वो देख लेंगी, और अब आगे से तुमको फाउंडेशन के बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन वो चौंकती हुई कहती है क्या। और वहीं दूसरी तरफ रुइंकिंग रूम में एंटर होती हुई कहता है तुम्हारी एक्टिंग खत्म हो गई ना। तब जेफ्यू उससे कहती है ये एक्टिंग कैसी थी, दिलचस्प थी ना, और अब भले ही तुम्हारी सौतीली माँ कुछ भी कहे लेकिन उनकी बातों का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। और रुइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी सौतेली माँ के खिलाफ आगे से बोलना चाहता हूँ और इसीलिए तुमने ये सब किया। अब जेफ्यू कहती है हाँ बेशक, और हमारा रिश्ता लेन देन का है तो मैं कुछ क्यों नहीं कहती। उसकी बातें सुन रुइंकिंग मन में कहने लगता है क्या लेन देन का रिश्ता है। और फिर वो उससे कहता है और क्या तुमने अपने पैर को इसलिए चोट पहुँचाई ताकि तुम रो सको। अब जेफ्यू हैरानी से कहती है क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। तभी रुइंकिंग उसके पास आकर उसका पैर पकड़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह चोट देखकर मैं खुश होऊंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता में लॉ फॉर्म दिखाई जाती है जहाँ पर जेफ्यू कह रही होती है मेरे डैड अब कैसे है। तब लॉयर हॉन्ग कहता है अभी आपकी डैड की स्थिति बढ़िया है और वो मुझसे बातचीत करने के इच्छुक है, और अभी की स्थिति में हम दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो कि फायदेमंद है हमारे लिए। तुम्हारे डैड जो कि अपने पिछले घर में एक वकील को बुलाया जिसका नाम लुओ है और उसे एक एजेंट के रूप में काम पर इनवाइट किया है, इसलिए पुलिस ने अपना सारा फोकस उस पर ट्रांसफर कर लिया है। फिर जेफ्यू हैरानी से कहती है क्या वकील लुओ उसने 10 लाख से कम के मामले को कैसे इनकार नहीं किया, आखिरकार वो इतने छोटे से मामले को स्वीकार कैसे कर सकता है। और हाँ तुम्हारे डैड ने कहा है कि हाल ही में उनकी तबीयत ठीक हुई है तो इसीलिए तुमको उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं जेफ्यू मन में कहने लगती है जरूर उस वकील लुओ के पीछे किसी और का हाथ है। और फिर तभी उसे रुइंकिंग की याद आती है और चौंकते हुए मन में कहती है एक मिनट रुको क्या ऐसा हो सकता है कि। और फिर सीन शिफ्ट होकर जेफ्यू हमें घर पर दिखाई जाती है जहाँ पर वो मन में कह रही होती है मेरे ख्याल से रुइंकिंग को इस बार में पता चल गया है कि जो मैंने उससे नकली शादी का नाटक किया है उस सब के पीछे मेरा असली मकसद वो पेंटिंग है। लेकिन ये सब बात जान लेने के बाद भी उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। अभी मेट की आवाज आती है और वो कहती है यंग मास्टर वापस आ गए हैं। और फिर रुइंकिंग एंटर होता है और जेफ्यू को देख हैरानी से कहता है तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। तब जेफ्यू कहती है हाँ आज झांग यूजी ने इस्तीफा दे दिया और मुझे इस बात का डर था कि उसका रो रो कर बुरा हाल होगा और उस वक्त में उसको मारने के अलावा और उसके साथ कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर वो मन में कहने लगती है और मैं कंपनी में शांत नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि तुम ये बात जानती हो कि। अब रुइंकिंग कहता है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और फिर रुइंकिंग उसे एक बैग देते हुए कहता है ये लो। अब जेफ्यू हैरानी से कहती है इसमें क्या है, क्या ये वही गहने तो नहीं जो 2 दिन पहले तुमने मुझे दिखाए थे, या फिर तुमने और कोई बेकार चीज खरीद ली है। तब रुइंकिंग उससे कहता है तुम खुद ही इसे ओपन कर क्यों नहीं देख लेती। और फिर जेफ्यू उसे ओपन करती है और ब्लश करती हुए कहती है तुमने ये खरीदा। तब रुइंकिंग उससे कहता है आज मैं उस दुकान के सामने से गुजर रहा था तो मुझे ये ड्रेस दिखी तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली, क्या तुमको ये गिफ्ट पसंद आया। तब जेफ्यू कहती है ऐसा कौन कहेगा कि उसे गिफ्ट लेना पसंद नहीं है। और जेफ्यू कह रही होती है तुमने सचमुच इसे इतनी आसानी से खरीद लिया। अब रुइंकिंग कहता है हाँ क्यों क्या हुआ। और वहीं जेफ्यू मन में कहने लगती है ये ड्रेस तो कस्टम मेड है और इसे लेने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना होता है, लेकिन तुमने यूं ही रास्ते में से खरीद लिया। और इस ड्रेस पर जेफ्यू का नाम लिखा हुआ होता है। और फिर जेफ्यू उसे ड्रेस दिखाते हुए कहती है रुइंकिंग तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि इस ड्रेस पर जेफ्यू लिखा हुआ है। उसकी बातें सुन रुइंकिंग चौंकते हुए कहता है जेफ्यू अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया होता तो
मुझे तो पता ही नहीं चलता, ये सिर्फ एक संयोग है और कुछ नहीं। इसकी ये बातें सुन जेफ्यू मन ही मन हंसने लगती है और मन में कहती है, मैं पहले ये बात नहीं जानती थी कि रुइंकिंग झूठ बोलने में इतना ज्यादा बढ़िया है। फिर रुइंकिंग आगे कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि स्टोर की अपनी स्पेकुलेशन हो। तब जेफ्यू हैरानी से कहती है, ओ अच्छा, और फिर वो मन में कहने लगती है, अच्छा तो क्या स्टोर वालों को ये बात पता थी कि रुइंकिंग की वाइफ का नाम जेफ्यू है? और फिर जेफ्यू से पहनती है और कहती है, रुइंकिंग क्या ये अच्छा लग रहा है? और उस ड्रेस में जेफ्यू को देख रुइंकिंग ब्लश करने लगता है और कहता है हाँ। और वहीं जेफ्यू भी ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है, इस बात से पता चलता है कि रुइंकिंग की जिंदगी में लियान नहीं बल्कि जेफ्यू है। और फिर जेफ्यू रुइंकिंग की टाई खींचकर उसे अपने पास खींचते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर जेफ्यू मेकअप कर रही होती है और तभी रुइंकिंग उससे कहता है, जेफ्यू मैं तुमको तैयार करने के लिए किसी को ढूंढूंगा और एक बार ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने के बाद तुम्हारी सुंदरता भी चौंक जाएंगी। तब जेफ्यू उससे कहती है, रुइंकिंग तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कितनी लड़की होंगी जो कि मेकअप करना नहीं जानती, और इस हद तक कि तुम पुरुषों को हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी जेफ्यू अचानक रुक जाती है और कहती है, एक मिनट रुको, नॉवल से तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुनते ही रुइंकिंग चौंक जाता है और लैपटॉप पर देखते हुए कहने लगता है। अब रुइंकिंग कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो क्यामिंग ने कहा था कि नॉवेल्स में ऐसा ही होता है कि फीमेल लीड अपने आसपास के लोगों को आकर्षित करने के लिए मेकअप करती है। कि ये सब बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती, ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये साफ झूठ बोल रहा है और मुझे डर है कि हाल ही में उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है। और फिर वो उससे कहती है, रुइंकिंग अगर तुम कहते कि ऐसी बातें किसी और ने कही है तो मैं मान भी लेती, लेकिन तुमने कहा कि क्यामिंग ने ऐसा कहा है तो इस तरह की चीजें वो कैसे देख सकता है? तब रुइंकिंग कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि क्यामिंग इस तरह की मैगजीन नहीं देखता? फिर वो मन में कहने लगता है, मुझे पहले ही इस बात पे शक था कि उसके लिए क्यामिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर वो आगे उससे कहता है, वैसे जेफ्यू तुम इस तरह बाहर क्यों जा रही हो? तब जेफ्यू कहती है, आज मैं कुछ अनाथालय जा रही हूँ वहाँ का दौरा करने के लिए और वहाँ पर मीडिया भी होंगी, तो इसीलिए ज्यादा मेकअप करना सही नहीं रहेगा। और फिर रुइंकिंग उसके पास आकर उसके कानों को बाइट करने लगता है। तभी जेफ्यू उसको खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? और रुइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे कान खाली खाली है, और ये लो, ये वो बालियां है जो कि तुमने पिछली बार छोड़ दी थी, ये लो इसे पहन लो और लोगों को देखने दो कि तुम्हारे पास ये है और उनके पास ये बाली नहीं है। फिर जेफ्यू कहती है, आखिरकार तुमने ये किस नॉवल में देखा? तभी रुइंकिंग उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, अगर तुम ये बालियां नहीं पहनोगी तो तुम्हें घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं दूंगा मैं। फिर जेफ्यू चिल्लाते हुए कहती है, तुम मुझे नीचे उतार दो और मैं इन बालियों को पहनती हूँ, और जल्दी करो, मुझे अनाथालय जाने में देरी हो रही है। रुइंकिंग उसे नीचे उतारते हुए कहता है, जेफ्यू अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेती तो बेहतर होता। और फिर जेफ्यू कहती है, रुइंकिंग तुम अचानक पागल क्यों हो जाते हो? फिर रुइंकिंग कहता है, जेफ्यू तुम जिस अनाथालय जा रही हो उस अनाथालय का नाम क्या है? तब जेफ्यू कहती है, ये सिर्फ एक संयोग है, लेकिन मैं जिस अनाथालय जा रही हूँ वहाँ से मुझे गोद लिया गया था और उसका नाम एंजल अनाथालय है। ये सुनते ही रुइंकिंग हैरानी से कहता है, क्या एंजल अनाथालय? और उसे हैरान होता देख जेफ्यू उससे कहने लगती है, क्या हुआ रुइंकिंग, क्या तुम एंजल अनाथालय से परिचित हो? तब रुइंकिंग कहता है, हाँ, क्योंकि इसकी स्थापना मेरी ही मॉम ने की थी। ये सुनते ही जेफ्यू चौंक जाती है और मन में कहने लगती है, अच्छा तो अब पता चला मुझे कि हम दोनों काफी पहले से एक जैसे ही है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में एंजल अनाथालय दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे बर्फ में खेल रहे होते हैं और वहीं अनाथालय की डीन खिड़की से बच्चों को देखती हुए कह रही होती है, हमारे यहाँ पर मनोरंजन के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक प्लेग्राउंड है खेल कूद के लिए, और इस अनाथालय में विकलांग बच्चों को बाकी बच्चों से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जाता। वो सभी लोग एक साथ खेलते हैं और इसलिए उन्हें बिल्कुल भी अलग महसूस नहीं होता, और अक्सर हमें विकलांग बच्चे मिलते रहते हैं और उन्हें सर्जरी की जरूरत है। जेफ्यू कहती है, हमारे फाउंडेशन में एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसमें जरूरत के हिसाब से हम आपको फंड देंगे। तभी वहाँ काम कर रही एक लड़की बच्चे को लेकर आती है और वहीं जेफ्यू हैरानी से कहती है, क्या हुआ इस बच्चे को? वो डीन कहती है, इस बच्चे का नाम मियाऊ है और इसे निमोनिया
निमोनिया है और वो मिस ली को पकड़े बिना नहीं सोती। फिर जेफ्यू कहती है अभी इस बच्ची की हालत कैसी है? तब वो लेडी कहती है मियाऊ अभी बेहतर है और डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल में उसे भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर तभी जेफ्यू की नजर उसके हाथ पे पड़ती है और हैरानी से कहती है ये क्या है? तब वो लेडी कहती इस अनाथालय में हर एक बच्चे के पास ये होता है ताकि हम उनकी पहचान कर सके। तब जेफ्यू कहती है अच्छा ऐसी बात है। और फिर वो मन में कहने लगती है ये कंगन तो जाना पहचाना सा लगता है, मानो इसे कहीं देखा है मैंने। और फिर वो अपने फोन में अपने बचपन की फोटो देखती है और कहती है ये तो सेम कंगन है। और फिर वो मन में कहने लगती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कंगन मैंने यहाँ देखा है, मैंने कहीं और भी देखा है इस कंगन को। और तभी अचानक जेफ्यू को कुछ याद आता है और वो चौंकते हुए मन में कहने लगती है अरे हाँ, जब मैं लियान के घर गई थी तो उसकी जब मैंने बचपन की फोटो देखी थी उसमें भी उसके हाथ में ऐसा ही कंगन था। तो क्या इसका ये मतलब है कि लियान और मैं? तभी डीन कहती है मिस लियान क्या कोई प्रॉब्लम है? तब जेफ्यू कहती है नहीं, और सर्जरी करने में जितनी भी कॉस्ट आएंगी इसका सभी खर्च हमारी फाउंडेशन उठाएंगी और हमारे प्रोजेक्ट लीडर आपसे टच में रहेंगे। और अगर आपको और कोई जरूरत पड़े तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकती है। अब डीन कहती है आपका शुक्रिया मिस लियान। और फिर सीन शिफ्ट होकर जेफ्यू हमें कार में दिखाई जाती है जहाँ पर वो मन में कह रही होती है अगर लियान का जन्म ली परिवार में नहीं हुआ था बल्कि एक अनाथालय में हुआ था तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों बहन हो? तभी उसकी एम्प्लॉय चौंकती हुई कहती है सिस्टर लियान अरे नहीं, अभी अभी चैरिटीज एसोसिएशन ने कहा है कि आज 7 बजे एक पार्टी है जिसमें आपको शामिल होना कंपलसरी है। तब जेफ्यू हैरानी से कहती है क्या उन्होंने अभी बताया? फिर वो एम्प्लॉय कहती है हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए? आप आज अनाथालय के दौरे पे निकली थी इसलिए आपने कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं पहनी और ना ही कोई ज्वेलरीज पहनी है और आपकी ये ड्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अभी इस वक्त 5 बज रहे हैं, अगर आप जाकर ड्रेस चेंज करोगी तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाएंगी। और उसकी ये सब बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है हाँ, और पिछली बार उसने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की थी और उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मैं आज अनाथालय के लिए गई हूँ और वहाँ पर मीडिया द्वारा लाइव टेलीकास्ट होगा और इस वजह से वो मुझे टारगेट कर रही है। अभी अचानक से रुइंकिंग की बात याद आती है और वो मन में कहने लगती है अरे हाँ, आज सुबह ही रुइंकिंग ने मुझे इयररिंग्स दिए थे, फिर बाद में उन इयररिंग्स को उतार कर मैंने अपने बैग में रख लिए थे। और फिर वो अपना बैग चेक करती है और कहती है मुझे अपने इयररिंग्स मिल गए। वो लड़की कहती है मिस लियान ये डिनर पार्टी के लिए परफेक्ट है। और वहीं जेफ्यू उन इयररिंग्स को देख मन में कहने लगती है आज सुबह रुइंकिंग ने मेरे साथ इस तरह अचानक बर्ताव किया और उसने मुझे इयररिंग्स दिए और शायद सच में मेरे लिए ये एक आशीर्वाद है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में बॉलरूम दिखाया जाता है जहाँ पर मिनरू घड़ी देखते हुए कह रही होती है 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और क्या किसी ने मिस लियान को देखा है? और फिर तभी एक लड़की कहती है क्या वो रॉन्ग परिवार की बहू है इसने पिछली बार बर्थडे पार्टी की प्लानिंग की थी? एक और लड़की कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले उसे कभी देखा है। फिर मिनरू कहती है मैंने आज की पार्टी में पहले ही उसे बता दिया था और वो मुझे उन झूठी खबरों के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती, शायद वो आज यहाँ पर नहीं आना चाहती होंगी। तभी वहाँ जेफ्यू एंटर होते हुए कहती है सिस्टर मिनरू कैसी झूठी खबर, और आप सभी लोग मुझे माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई। मिनरू से वहाँ देख चौंक जाती है और जेफ्यू मिनरू से कह रही होती है अभी करेक्ट 7 बज रहे हैं और इसे लेट में नहीं गिना जाता है ना? वो लोग कहते नहीं, बिल्कुल नहीं गिना जाता, तुम सही समय पर हो। और वहीं मिनरू स्माइल कर मन में कहने लगती है तो वो किसी तरह यहाँ पर पहुँची गई, लेकिन जैसे कि मुझे उम्मीद थी उसके कपड़े बिल्कुल नहीं बदले और उसके ये गंदे कपड़े बिल्कुल भी डिनर के लिए ठीक नहीं है। और फिर मिनरू चेयर खींचते हुए कहती है बहन लियान आओ और बैठ जाओ। अब जेफ्यू कहती है हाँ, और फिर वो मन में कहती है बस तुम देखती जाओ कि मैं किस तरह तुमसे बेहतर दिखती हूँ। और तभी सामने बैठी लड़की की नजर जेफ्यू के कानों पे पड़ती है और उसके झुमके देख हैरानी से कहने लगती है मिस लियान आपके जो झुमके हैं वो तो बहुत ही ज्यादा महंगे लगते हैं, इसकी कीमत कम से कम मिलियन में तो होंगी है ना? तब जेफ्यू उससे कहती है इन झुमकों की कीमत के बारे में मैं नहीं जानती, इन्हें रुइंकिंग ने मुझे गिफ्ट किया है। अभी वहाँ बैठी एक लड़की कहती है मुझे पता है कि इन्हें किसने डिजाइन किया है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस डिजाइनर है और उनके द्वारा बनाए गए ये झुमके पूरी दुनिया में एक पीस है और मास्टर रुइंकिंग हर महीने उस डिजाइनर की दुकान से कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं। पहली लड़की कहती है सच में मास्टर रुइंकिंग तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है और मिसेस लियान की ड्रेस
फेस इतनी ज्यादा प्लेन है जो कि उन दोनों के बीच के प्यार को जताता है। और बहन, तुम्हें उन्हें देखकर कुछ सीखना चाहिए। तभी जेफ्यू हंसती हुई कहती है, नहीं नहीं, ये सिर्फ एक सहयोग है। और वहीं मिनरू उन सब की बातें सुन मन में कहने लगती है, मैं तो ये चाहती थी कि वो बेवकूफ बन जाए सबके सामने, लेकिन वो सबके सामने इतनी फोकस में कैसे आ सकती है। तभी मिनरू जेफ्यू का हाथ पकड़ती हुई कहती है, बहन लियान, पिछली बार बर्थडे पार्टी में मीडिया ने कहा कि मैंने तुमको धक्का दे दिया था, लेकिन तुम्हें तो असली सच्चाई पता थी ना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। और बहन लियान, तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ सगी बहन जैसा बर्ताव करती हूँ, तो भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और वहीं जेफ्यू उसे इस तरह देख मन में कहने लगती है, मैंने इसे डिजाइन किया है ताकि तुम मुझे धक्का दे सको, और तुम ऐसा कैसे नहीं कर सकती। अभी जेफ्यू अपना पीछे हाथ खींचती हुई कहती है, अच्छा तो तुमने ऐसा नहीं किया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें बचा सकती हूँ, और अगर तुम ज्यादा कहूंगी तो मरने वाला सिर्फ मेरा बच्चा नहीं होता। फिर मिनरू हैरानी से कहती है, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और तभी उनमें से वो पहली लड़की कहने लगती है, उस समय गलियारे में तुम ही दो लोग थे, और अक्सर प्रेग्नेंट लड़कियां सावधानी से चलती है, और अगर उसे कोई धक्का ना दे तो उसके गिरने की कोई संभावना नहीं है। फिर वो दूसरी लड़की कहती है, ये बात हर कोई जानता है कि मिनरू मास्टर रोइंग किंग की पहली प्रेमिका है, इससे मकसद साफ जाहिर होता है। और ये सब बातें वो दोनों फुसफुसा के कर रहे होते हैं, और वही मिनरू भी शांत हो जाती है। और तभी वहाँ रोइंग किंग की मॉम आती हुई कहती है, ठीक है, इतना काफी है, और अब चलिए मुद्दे पर आते हैं। नहीं, आज तुम सभी को यहाँ इसलिए इनवाइट किया है ताकि इस साल की एंड की पार्टी की तैयारी कौन करेगा उसका फैसला कर सके। और वहीं मिनरू जेफ्यू को देख मन में कह रही होती है, ये बिच लियान आमतौर पर तो बहुत ही ज्यादा निर्दोष होने का दिखावा करती है, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने आज मुझे मात दे दी, और अब आगे से मैं इस ग्रुप की लड़कियों का सामना कैसे करूंगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, वो गैदरिंग एंड हो जाती है, और वहीं वो दूसरी लड़की वहाँ से जाते हुए कहने लगती है, अरे मास्टर रोइंग किंग, आप यहाँ पर क्या आप खास तौर पर मिसेस लियान को यहाँ लेने के लिए आए हैं। अब रोइंग किंग जेफ्यू की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ, मैं उसको घर ले जाने के लिए आया हूँ। और रोइंग किंग जेफ्यू के पास जाकर उसे शॉल उड़ाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब भी तुम बाहर जाती हो तो ज्यादा कपड़े पहना करो, तुम सुनती क्यों नहीं हो। तब जेफ्यू उससे कहती है, वो मेरा जैकेट में कार में ही भूल गई थी। और वहीं दूर खड़ी वो लड़की कहने लगती है, पहले लोग कहा करते थे कि यंग मास्टर बहुत ही ठंडे दिल के हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शादी के बाद वो बहुत ही ज्यादा देखभाल वाले व्यक्ति बन गए हैं। और वहीं पीछे खड़ी मिनरू उसकी ये सब बातें सुन रही होती है। और फिर रोइंग किंग जेफ्यू से कहता है, जल्दी करो, कार में चलते हैं, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। और वहीं पीछे खड़ी मिनरू उदास होती हुई मन में कहने लगती है, जब मैं उसके साथ थी तब वो मेरे लिए कभी भी इतना ज्यादा विनम्र नहीं हुआ, और आखिरकार ऐसा क्या है उसमें, क्या मैं उससे बेहतर नहीं हूँ। और फिर वो दोनों जाकर कार में बैठते हैं, और रोइंग किंग कार की लाइट्स ऑन करता है। और तभी जेफ्यू हैरानी से कहती है, तुमने कार की लाइट्स चालू क्यों की। तभी रोइंग किंग उसे किस करने लगता है, और फिर वो उससे कहता है, तुमने मुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि मेरी एक्स लवर तुम्हें परेशान कर रही है, और इसी बात के लिए मैंने ऐसा किया। तुम बिल्कुल एक बिगड़ल बच्ची की तरह बर्ताव कर रही हो, ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। और वहीं दूर खड़ी मिनरू उन दोनों को कार में एक साथ देख गुस्से से मन में कहने लगती है, क्या तुम दोनों जानबूझकर मुझे ये दिखा रहे हो ताकि मैं जल सकूं कि तुम दोनों कितने ज्यादा रोमांटिक हो। और बस लिनियन, तुम थोड़ा और इंतजार करो, मैं इसे याद रखूंगी। वहीं कार के अंदर जेफ्यू पीछे हटते हुए कहते है, ठीक है, बस अब मजाक करना बंद करो। अब रोइंग किंग हैरानी से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम सेटिस्फाई नहीं हुई। और तभी जेफ्यू मिनरू को वहाँ से जाता देख कहने लगती है, हाँ, मैं कुछ हद तक तो सेटिस्फाई हुई हूँ। फिर रोइंग किंग कहता है, अब जबकि तुम सेटिस्फाई हो तो चलो घर चलते हैं। तब जेफ्यू कहती है, हाँ ठीक है, चलो। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं रास्ते में जेफ्यू मन में कहने लगती है, अगर लियान को भी एंजन अनाथालय से गोद लिया गया था तो उनके पास जरूर रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे ही डैड का ये मामला खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं खुद जाकर देखूंगी, और हो सकता है कि तब मुझे परिवार के बारे में भी कोई सुराग मिल जाए। और उसे इस तरह देख रोइंग किंग उससे कहने लगता है, क्या हुआ, तुम किस बारे में सोच रही हो। तब जेफ्यू कहती है, रोइंग किंग, इसकी कितनी संभावना है कि लियान और मैं जुड़वा बहन हो। तब रोइंग किंग कहता है, ये सब तो तुम्हारी शक्ल सूरत
पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारी शक्ल उससे 100% मैच खाती है तो पक्का वो तुम्हारी बहन ही है। लेकिन जेफ्यू कहती है लेकिन क्या? तब रोइंकिंग कहता है शादी करने से पहले मैंने लियान की प्रोफाइल चेक की थी और उसमें मुझे पता चला कि लियान ली परिवार की एक लौती बेटी है। उसकी ये बातें सुन जेफ्यू डिसअपॉइंट होती हुए मन में कहने लगती है मैं भी क्या ही सोच रही थी। रोइंकिंग को ये पता करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होंगी कि लियान का बैकग्राउंड क्या है और वो कहाँ से आई है। और अब जब रोइंकिंग ने ये कहा है कि उसकी जांच में ये पता चला कि लियान ली परिवार की एक लौती बेटी है तो इसकी उम्मीद रखना बेकार है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वो मेरी बहन हो। और जेफ्यू कह रही होती है मैं तो बस इतना सोच रही थी कि शायद कम से कम एक रिश्तेदार जो कि मेरा सगा हो मैं उसे ढूंढ सकूं। और अब तो मुझे अपने सगे माता पिता को ढूंढने का भी मन नहीं है। उन्होंने बस मुझे फेंक दिया और मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। और अगर मैं अभी भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करूं ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि उस बात को 20 साल हो चुका है। अगर वो चाहते तो उन्होंने मुझे पहले ही ढूंढ लिया होता। और ये सब कहते हुए वो रोने लगती है और फिर वो अपने आंसू को छूते हुए कहती है रुको ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिरकार इसका मतलब क्या है। अभी अचानक रोइंकिंग कार रोकता है और उसे किस करने लगता है और फिर जेफ्यू उसे दूर धकेलते हुए कहती है रोइंकिंग क्या तुम्हें मुझे किस करने की लत लग चुकी है? जेफ्यू तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मैंने ऐसा किया। अब जेफ्यू कहती है आखिरकार तुमने किस नॉवल में ऐसा देखा है कि किस करने के बाद लोग रिलैक्स हो जाते हैं? और तभी रोइंकिंग दोबारा उसे किस करने लगता है और वहीं जेफ्यू ब्लश कर मन में कहने लगती है वो मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है ना। और फिर वो रोइंकिंग को कसकर गले लगाती हुई कहती है लेकिन ये सब करने में वो थोड़ा अनाड़ी है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ लॉयर होंग जेफ्यू को एक बुक देते हुए कहता है हालांकि उन्होंने शिकायत करने से इनकार कर दिया है लेकिन फिर भी पेंटिंग के दूसरे पक्ष को भरपाई करनी होगी और जुर्माने को ऐड करने के बाद लगभग इतना अमाउंट हो रहा है। और फिर जेफ्यू से ओपन कर हैरानी से कहने लगती है क्या $60,000 मिलियन? और फिर वो मन में कहने लगती है ये अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा है और डैड के अकाउंट में इतने पैसे नहीं होंगे, लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर लॉयर होंग कहता है अगर पैसों की दिक्कत हो तो हम किस्ते में भी भुगतान करने की अपील कर सकते हैं। फिर जेफ्यू से कहती है शुक्रिया मिस्टर हांग और इतने पैसे इकट्ठा करने का मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ। तभी दूर से कोई उन दोनों की एक साथ फोटो क्लिक कर लेता है। आखिरकार मैं उन दोनों की फोटो लेने में कामयाब हुआ और अब मैडम खुश हो जाएंगी। और फिर सीन शिफ्ट होकर जेफ्यू घर पहुंच जाती है जहां सामने रोइंकिंग की मॉम खड़ी हुई होती है और वो उससे कहती है आखिरकार तुम वापस आ ही गई। फिर जेफ्यू कहती है मॉम आप अभी तक सोई नहीं? तब वो कहती है नहीं मैं एक शो देखने का इंतजार कर रही हूँ। उसकी बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है जब से मैंने उसकी पोजीशन को टेक ओवर किया है तब से उसने अभी तक कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज वो कुछ करने वाली हो। और फिर मॉम उसे फोटो दिखाती हुई कहती है मैं ये बात नहीं जानती थी कि तुम्हें मौत के कुएं में धकेलने में ये सक्षम होगा। उस फोटो को देख जेफ्यू हैरानी से कहती है तो क्या तुमने मेरा पीछा किया? और फिर वो मन में कहने लगती है कहीं उसे इस बात का पता तो नहीं चल गया कि मैं लियान नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने वकील से संपर्क करने के लिए लियान की पहचान का इस्तेमाल किया। मॉम कहती है मुझे नहीं पता कि ये देखने के बाद यंग मास्टर को कैसा महसूस होगा। और रोइंकिंग की मॉम की बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है अच्छा तो वो ये चाहती है कि मेरे और रोइंकिंग के बीच में दूरियां आ जाए। और फिर वो उससे कहती है मॉम आपको गलतफहमी हो रही है, वो एक वकील है और मैं उसके पास इसलिए गई थी ताकि मैं कुछ कानूनी सलाह ले सकूं उससे। फिर मॉम कहती है ओ सच में तुमने कितना घटिया बहाना दिया, क्या ये सब इसलिए है क्योंकि रोंग परिवार के पास कोई वकील नहीं है और इसलिए तुम्हें किसी और वकील की तलाश करनी पड़ी। और फोटो में तुमने जैसे कपड़े पहने हैं और इस वक्त ये दोनों मैच नहीं खाते, मेरे ख्याल से इसलिए तुमने अपने प्रेमी से मिलने के लिए जानबूझकर कपड़े बदले होंगे। और अब क्या मुझे आगे और कुछ भी कहने की जरूरत है? तभी वहाँ रोइंकिंग आते हुए कहता है यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? आवाज सुन जेफ्यू पीछे घूमती हुई कहती है रोइंकिंग। और वही मॉम कहती है रोइंकिंग तुम सही समय पर यहाँ आए हो और ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और मैं तुमको धोखा खाते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। रोइंकिंग इस फोटो को तुम ध्यान से देखो, तुम्हारी वाइफ अपने लवर के साथ बैठी हुई है। फिर रोइंकिंग उससे कहता है ये व्यक्ति लियान को मैंने ही उससे मिलने के लिए कहा था, क्यों क्या कोई दिक्कत है? उसकी ये बातें सुन मॉम थोड़ी हैरान हो जाती है और वहीं रोइंकिंग जेफ्यू का हाथ पकड़ वहाँ से जाते हुए कहता है और अगर अब आपके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है तो हमें जाना चाहिए। और वहीं जेफ्यू रोइंकिंग को देख मन में कहने लगती है हालांकि
हालांकि रुइंकिंग को अपनी सौतेली माँ के सामने गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और मैंने उसको अपने डैड की कैद के बारे में नहीं बताया, और अब जबकि वो वकील बेनकाब हो चुका है तो इसकी संभावना है कि वो इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज होगा। और फिर वो दोनों रूम में पहुंचते हैं और रुइंकिंग कहता है, जेफ्यू क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो कि तुम मुझे समझाना चाहती हो? और वहीं उसे इस तरह देख जेफ्यू डरती हुई मन में कहने लगती है। रुइंकिंग बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता है जब भी वो गुस्से में होता है। जब मैंने कियामिंग के लिए पेंटिंग बनाई थी तभी मैंने अपना सबक सीख लिया था, और अब दोबारा मैं ये सब अनुभव नहीं करना चाहती। और फिर जेफ्यू रुइंकिंग को पीछे से गले लगाती हुई कहती है, क्या तुम पहले ही ये बात नहीं जानते? और फिर वो उसकी बैक पर एक गोल सर्कल बनाती हुई कहती है, और इस बारे में तुम्हें समझाने की क्या बात है? और फिर वो मन में कहने लगती है, मुझे पहले ही उसके साथ बड़े प्यार से बर्ताव करना होगा ताकि वो शांत हो सके। रुइंकिंग कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? तब जेफ्यू कहती है, तुम पहले ही सब कुछ जानते हो रुइंकिंग। और फिर रुइंकिंग कहता है, तुम अभी भी बात नहीं करना चाहती? और फिर वो जेफ्यू का हाथ पकड़ उसे दीवार की तरफ धकेलता है और उसके पास जाते हुए कहता है, जेफ्यू मैं इसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, या तुम अभी भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती? और फिर जेफ्यू अपना मुंह फेरते हुए कहती है, मेरे डैड पकड़े गए और उनको छुड़वाने के लिए मुझे एक वकील को ढूंढना पड़ा। उसकी बातें सुन रुइंकिंग उसके चेहरे को छूती हुई कहता है, अच्छा तो ये बात है। और जेफ्यू ब्लश कर मन में कहने लगती है, मैं उसे बहकाना चाहती थी लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वही मुझे बहका रहा है। और फिर जेफ्यू से दूर धकेलते हुए कहती है, रुको, मेरे डैड के साथ अचानक अच्छा बर्ताव किया गया, तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम इसमें शामिल नहीं थे। जाने माने वकील जो कि पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए मेरे पिता के एक्स एम्प्लॉय के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, और ये सब की वजह तुम हो, है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि रुइंकिंग तुम पहले ही सारी बातें जानते हो। फिर रुइंकिंग कहता है, हाँ मैंने यूलिंग को शांत करने के लिए कहा लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर जेफ्यू कहती है, तुम पहले ही सारी बातें जानते थे लेकिन फिर भी तुमने मुझे डराने के लिए गुस्सा होने का नाटक किया। और फिर रुइंकिंग कहता है, तो क्या मैं जब भी गुस्सा होता हूँ तो क्या तुम नर्वस फील करती हो? जेफ्यू कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। और फिर रुइंकिंग जेफ्यू के माथे पर किस करते हुए कहता है, अब ये सब यहीं समाप्त होता है। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए जो भी हो सका मैंने वो किया, और अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। फिर जेफ्यू हैरानी से कहती है, रुको, सब कुछ खत्म हो गया से तुम्हारा क्या मतलब है? और फिर वो मन में कहने लगती है, मैं नकली पेंटिंग बना रही हूँ, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे रुइंकिंग पता न लगा सके। रुइंकिंग उससे कहता है, कुछ बातें ऐसी है जिसे तुम्हें अपने तक ही रखनी चाहिए। और फिर वो जेफ्यू को उठाते हुए कहता है, अगर तुमने किसी दिन ज्यादा शरारत की तो इसका इस्तेमाल मैं तुम्हारे खिलाफ ही करूंगा। वहीं जेफ्यू ब्लश कर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुइंकिंग घूमते हुए कहता है, मैं क्या नहीं कर सकता? और फिर वो जेफ्यू को बेड पर गिराता है और उसे पुश करते हुए कहता है, जेफ्यू तुम किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, बस तुम अपने डैड की प्रॉब्लम पर ध्यान दो। और दूसरी बात, वांग शिए की नजर तुम पर पहले ही है, तो इसीलिए तुमको सावधान रहने की सख्त जरूरत है, ठीक है? फिर जेफ्यू से गले लगाते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, और ये कहते ही वो उसे किस करने लगती है। वहीं रुइंकिंग उसे ऐसा करता देख चौंक जाता है और मन में कहने लगता है, इस छोटी लड़की ने सच में मुझे धन्यवाद किया। और फिर रुइंकिंग कहता है, अब जबकि तुमने इसकी शुरुआत कर दी है, और ये कहकर वो उसके क्लोज जाता है और उसकी नेक पर बाइट करने लगता है। और वहीं उसे ये सब करता देख जेफ्यू ब्लश कर मन में कहने लगती है, रुइंकिंग ने गुप्त रूप से इन समस्याओं से निपटने में मेरी मदद की, और उसे मेरी फीलिंग्स की चिंता है। और वो पहले ही सारी बातें जानता था लेकिन फिर भी उसका बर्ताव मेरे लिए नहीं बदला, और इसी के साथ साथ वो मेरे फैसले का सम्मान करता है। अगर वो सच में जेफ्यू का हस्बैंड है तो ये कितना अच्छा होगा। और फिर सीन शिफ्ट टू द नेक्स्ट डे, जेफ्यू हमें फाउंडेशन ऑफिस में दिखाई जाती है। अभी वहाँ ऑफिस में वो लड़की एंटर होती है और चिल्लाती हुई कहती है, सिस्टर लियान बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, एंजल अनाथालय में आग लग चुकी है। ये सुनते ही जेफ्यू चौंकते हुए कहती है, क्या? और फिर वो आगे बर्ड जैकेट पहनते हुए कहती है, चलो ड्राइवर को तैयार
कराओ, हमें वहाँ जाकर जांच करनी होगी। और हमें एंजल अनाथालय दिखाया जाता है जहाँ फायर ब्रिगेड आग बुझा रही होती है और वहीं जेफ्यू पहुँच जाती है। डीन यहाँ की क्या सिचुएशन है और कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी ना। और डीन उसे वहाँ देखे रानी से कहती है मिस लियान आप यहाँ। तब जेफ्यू कहती है मैंने सुना कि एंजल अनाथालय में आग लग गई है तो मैं यहाँ पर जांच करने के लिए आई हूँ। और बताइए डीन सब लोग ठीक तो है ना। तब डीन सर हिलाते हुए कहती है जब आग लगी तो हर कोई कैफेटेरिया में था और वो कैफेटेरिया यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। और जैसे ही हमें आग का पता चला हमने तुरंत ही कार्यवाही चालू की और इसके अलावा अनाथालय के जो भी रिकॉर्ड थे वो सभी इस आग में जल गए और उसकी सफाई करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। फिर जेफ्यू कहती है डीन आप इसमें बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं इसमें आपकी मदद करूंगी। तभी जेफ्यू की नजर एक पुलिस वाले पे पड़ती है जो कि किसी से बात कर रहा होता है और उस पुलिस वाले को देख जेफ्यू हैरानी से डीन से कहती है डीन अगर यहाँ पर किसी को भी चोट नहीं लगी है तो पुलिस वाला यहाँ पर क्या कर रहा है। तब डीन कहती है मिस लियान आप पूछ रही है तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। जिस व्यक्ति को सबसे पहले आग के बारे में पता चला उसने कहा कि ये आग एक बिजली की तार की वजह से लगी, लेकिन मिस लियान आपके डोनेशन के बाद हमने एंजल अनाथालय की पूरी वायर्स चेंज कर दी थी तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जेफ्यू हैरानी से कहती है तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। तब डीन कहती है हाँ। और फिर जेफ्यू कहती है डीन एक बात बताइए क्या हाल ही में कोई पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए आया था। ये सुन डीन हैरानी से कहती है लेकिन मिस लियाना आप ऐसा क्यों पूछ रही हो। और वहीं जेफ्यू मन में कहने लगती है आमतौर पर फिल्मों में ऐसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को जला दिया जाता है। तभी जेफ्यू की नजर एक व्यक्ति पे पड़ती है, उसे जाता देख वो कहने लगती है ये व्यक्ति। और फिर वो आवाज देती हुई कहती है डैड। और वो व्यक्ति लियान का डैड होता है। और फिर वो पीछे घूमती हुए हैरानी से कहता है लियान तुम। फिर जेफ्यू की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वहीं डीन भी हैरानी से कहती है डायरेक्टर ली आप यहाँ। अब लियान के डैड कहते हैं मैंने सुना कि एंजल अनाथालय में आग लग गई है तो इसलिए मैं इसकी जांच करने के लिए यहाँ पर आ गया। उनकी ये बातें सुन जेफ्यू हैरानी से मन में कहने लगती है आखिरकार उन्हें इस अनाथालय की इतनी परवाह क्यों है और इसके अलावा उनको इसकी खबर इतनी जल्दी मिल गई। और मैंने सोचा था कि मैं इसकी जांच करूंगी कि क्या लियान को गोद लिया गया है, लेकिन उस सब की जांच करने से पहले ही इस अनाथालय में आग लग गई और वो सारे रिकॉर्ड्स जल गए। लेकिन क्या अभी भी ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई सुराग मिल जाए। और फिर लियान के डैड कहते क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। और हाँ लियान अगर तुम्हारे पास दोपहर में समय हो तो तुम खाना खाने के लिए घर पर आना। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है।